अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी होल्ड सीक्रेट मीटिंग विद NSA, CDS एंड DRDO। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। बड़ी मीटिंग हुई है भाई, तो कुछ बड़ा हुआ है और इनका मानना गलत नहीं, क्योंकि मैं भी यही मानता हूँ। आई ऑल्सो बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल 10 साल, कभी भी चीन के साथ आपकी भयानक झड़प होने वाली है। यूक्रेन को अमेरिका कितने $100 अरब दे चुका है, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड मिला के। अमेरिका का नाम क्यों लें हम, यूके ने भी दिए हैं, जर्मनी ने भी दिए हैं, फ्रांस ने भी दिए हैं, सभी दे रहे हैं। लोग उनको हथियार भी दे रहे हैं। दोस्तों, अब दोस्तों एक कमेटी गठित करी गई थी पहले, जिसका नाम था विजय राघवन कमेटी। और विजय राघवन कमेटी को यह बोला कि तुम जाओ और भाई ये पता लगाओ कि पूरा चक्रम है क्या, ये इतने ढीले क्यों पड़ जाते हैं ये। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते हैं लाखों की तादाद में, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं और देखते रोज हैं। ये कैसी बात होती है। कर दो मारिए हथौड़ा, बेल आइकन पर तोड़ दीजिए उसको, फोन मत तोड़ दीजिएगा अपना। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि एक मीटिंग हुई 13 जनवरी को दिल्ली में, और मीटिंग बुलाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 13 जनवरी की मीटिंग, पूरी दुनिया देख रही थी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया कह रही थी कि यार कोई हमला तो नहीं कर देंगे आतंकवादी, कोई कुछ अटैक तो नहीं हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। सब लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लोग बहुत उत्साह का एक सागर उमड़ के आ गया। दुनिया भर के लोग, हमें भी जाना है, हमें भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, रामलला के दर्शन करने हैं, और ये सब बातें चल रही हैं दोस्तों। और वहां पे दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी एक खुफिया मीटिंग रखते हैं। वो मीटिंग मीडिया में तो आई दोस्तों, वो मीटिंग की चर्चा मीडिया में तो आई, लेकिन एग्जैक्ट उसके अंदर क्या बात हुई थी डिटेल में, वो किसी को नहीं पता। वो खुफिया रह गए। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, जो मीडिया में आया है, और मेरा एनालिसिस क्या है। दोस्तों, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, जाहिर सी बात है उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, आपके चीफ्स हैं, CDS हैं, सब कुछ है, NSA है, एवरीबडी इज देयर। कहीं ना कहीं इसको यह भरोसा हो गया है कि भारत और चीन की जंग होने वाली है। कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया है, और इनका मानना गलत नहीं, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं। आई ऑल्सो बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल 10 साल, कभी भी चीन के साथ आपकी भयानक झड़प होने वाली है। ये जो झड़प होगी आपकी, ये झड़प होगी आपकी हिमालय में, और ये झड़प होगी आप समुद्र में। ये दोनों तरफ की झड़प है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे पहले युद्ध होते थे ना चीन के साथ 1962, 1967, हिमालय से अटैक कर रहा है, फिर हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, फिर हम लोग उनको खदेड़ रहे हैं, फिर वो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। यार ये स्टोरी चेंज हो गई है। 2024 है और आज की जंग ऐसी है कि समुद्र में होगी ही होगी, समुद्र में होगी ही होगी। ये मैं हिमालय के लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हिमालय में नहीं होगी, समुद्र में भी होगी। और ये जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं मोदी जी के दिल में ये विश्वास है कि लड़ाई होगी और भारत को उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब वहां पे थे कौन कौन, मैं आपको बताता हूं वहां पे थे कौन कौन। डॉक्टर PK मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। NSA अजीत डोवाल, CDS जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरिकुमार, डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरामने, डॉक्टर समीर V कामत, चेयरमैन DRDO। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई ऑफिशियल्स वहां पे थे। नेवल चीफ वहां पे क्यों थे? एडमिरल R हरिकुमार। जैसा मैंने आपको बताया, लड़ाई समुद्र में होनी है, ये कोई नहीं रोक सकता। अगर चीन शुरू नहीं करेगा ना, चीन हिमालय से शुरू करेगा, चीन समुद्र से शुरू नहीं करेगा, भारत इसको समुद्र में ले जाएगा। ये भी मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर दूं। इंडिया विल टेक द वॉर टू द सीज अगर चाइना ने हिमालय पर अटैक करा तो। ये होगा, ये 100% होने वाला है, और यही मोदी जी भी समझते हैं, यही डोवाल साहब भी समझते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर का रुख। आप डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करिए, आप उनको ट्विटर पर फॉलो करिए,
आपको पता लग जाएगा फॉरेन पॉलिसी किधर जा रही है, भारत क्या कर रहा है, आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस रखते हैं अपने अंदर, आपको पता लग जाएगा कि भारत में क्या होने वाला है। आप उनके सुर देखिए चाइना को लेकर, वो कह रहे हैं जयशंकर साहब की ट्रेड जो है वो अपनी जगह है, नो डाउट, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरी दोस्ती चीन के साथ नहीं हो सकती, पूरा नॉर्मलाइजेशन चाइना के साथ नहीं हो सकता जब तक चीन बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट ना करे। चीन डेस्परेट है दोस्तों, चाइना बहुत डेस्परेट है। चाइना का रियल एस्टेट का मार्केट पिट गया, चाइना का स्टॉक मार्केट पिट गया, चाइना के बैंक्स बंद हो गए, ताले लग गए उनके बैंकों में, और डेस्परेशन में आदमी गड़बड़ करता है। ये कब करेगा चीन, 24 में, 25 में, 26 में, किसी को नहीं पता, लेकिन ये 110% होगा। चाइना हमला करेगा, आप मान के चलिए चाइना हमला करेगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं इस मीटिंग पर। ये जो मीटिंग है ना, ये जो खुफिया मीटिंग है जिसकी कुछ कुछ बातें बाहर आई हैं और कुछ कुछ बातें अंदर रह गई हैं, मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा सबक हमने क्या सीखा रूस और यूक्रेन की लड़ाई से। सोचिए जरा इसके ऊपर, सबसे बड़ा सबक हमने क्या सीखा दोस्तों। द बिगेस्ट लेसन वाज कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता, अपनी एम्युनिशन खुद नहीं बनाता, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता, वो देश लड़ाई नहीं जीत सकता। यूक्रेन को अमेरिका कितने $100 अरब दे चुका है, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड मिला के। अमेरिका का नाम क्यों नहीं, हम यूके ने भी दिए हैं, जर्मनी ने भी दिए हैं, फ्रांस ने भी दिए हैं, सभी दे रहे हैं, लोग उनको हथियार भी दे रहे हैं दोस्तों। यूक्रेन जीत नहीं पा रहा, उल्टा रूस ने 17.5% उनकी जमीन कैप्चर कर ली। आपको पता है यूक्रेन क्यों नहीं जीत पा रहा, या यूक्रेन अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉर के, वो क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा? क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत लिमिटेड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, बहुत लिमिटेड, जो पहले रूस छोड़ गया था, क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था ना, तो जो यूएसएसआर छोड़ गया वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं यूक्रेन के पास। और यही मोदी जी ने और यही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने सबसे बड़ा सबक सीखा, सबसे बड़ा सबक कि बॉस, अगर भारत अपने हथियार, अपनी एम्युनिशन, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता और सिर्फ इंपोर्ट करता है हथियार, सिर्फ इंपोर्ट में लगा रहता है कि ये चेक लो, इतने दे दो, ये चेक लो, जैसे हमारे इतने सालों से होता चला आ रहा है, तो अगली लड़ाई में बड़ी मुश्किल होने वाली है बॉस। अगली लड़ाई में मुश्किल कैसे होगी दोस्तों? आपने अमेरिका से सामान ले लिया आपने सामान, अमेरिका ने आपको जहाज दे दिया, अमेरिका ने आपको ये दे दिया, वो दे दिया, आपने चेक मारा उनके मुंह पे, उन्होंने बोला लो, आपकी लड़ाई शुरू हो गई किसी देश के साथ। अमेरिका नहीं चाहता आप लड़ें, अमेरिका क्या करेगा? आपको उसका एम्युनिशन देना बंद कर देगा, हथियार में टूट फूट होगी, अमेरिका बोलेगा हम रिपेयर नहीं करेंगे, रुक जाओ, एक हफ्ते बाद। एक हफ्ता लड़ाई में, एक हफ्ता लड़ाई में 1 घंटा ज्यादा होता है, 1 हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है। करेगा मदद अमेरिका, हफ्ता 10 दिन के बाद करेगा। तो आपको अपनी मुट्ठी में कैप्चर करना है। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या वहां पे बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात डीआरडीओ की, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बातें बोली। एक बोला है कि अगर आप बजट डिसाइड करते हो कोई हथियार बनाने का, कोई भी बजट डिसाइड करते हो, तो वो मुझे उसी बजट में चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला 100 करोड़ और जब तक बनते वो 1000 करोड़ का हो गया। कह रहे नहीं, 100 करोड़ का साइन है, 100 करोड़ के अंदर करो। दूसरी चीज है टाइम ओवर रन। आपने बोला 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, वहां पे 20 साल से मामला चलता चला रहा है। तेजस को देखो ना, दूर क्यों जाना है? अर्जुन टैंक को देखो। जब मैं आर्मी में कमीशन हुआ था 1994 में, मैं तब से अर्जुन को देख रहा हूं, बनता ही चला जा रहा है। आज की तारीख में nobody has the time, nobody has the patience। यूं काम होता है यार, यूं AI टूल्स यूज करके, हर चीज टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी यूज करके लोग बनाते हैं लेटेस्ट हथियार। इतना टाइम है किसी के पास कि बैठे रहो। ओ भाई 1994 30 साल हो गए, 30 साल से मैं अर्जुन को देख ही रहा हूं। कभी 1 रेजिमेंट, कभी 2 रेजिमेंट, अभी आई थिंक 2 या 3 रेजिमेंट, व्हाटएवर इट इज। आपको जो करना है आप करो ना, आगे बढ़ो। फिर उसमें रोक किस चीज की है? या तो सही है या प्लेटफॉर्म गलत है। तेजस को देखो, कब से बन रहा है तेजस यार, कब से बन रहा है तेजस, बनता चला जा रहा है। इसको ये करेंगे। ये जो सरकारी माहौल है, मोदी जी ने बोला खत्म करो इसको। आई वॉन्ट टॉप क्वालिटी, आई वॉन्ट इट विद इन द बजट, आई वॉन्ट इट विद इन द टाइम। तो ये बोला। ये क्यों बोला है? क्योंकि उनको पता है लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ पक्का होने वाली है। आप मान के चलो, वी विल हैव अ वॉर विद चाइना इन द कमिंग ईयर्स।
अच्छा, अब दोस्तों एक कमेटी गठित करी गई थी पहले, जिसका नाम था विजय राघवन कमेटी। और विजय राघवन कमेटी को यह बोला कि तुम जाओ और भाई ये पता लगाओ कि पूरा चक्रम है क्या, ये इतने ढीले क्यों पड़ जाते हैं, ये इतनी पुरानी रूढ़िवादी सोच, ये आगे स्पीड से क्यों नहीं बढ़ पाते। तो जो विजय राघवन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते हम डिफेंस के मामले में, ये है हम इसलिए नहीं कर सकते, ये है। और आज मैं आपको ये कमेटी की रिपोर्ट सामने बताता हूं, विजय राघवन कमेटी। और ये आज से नहीं, काफी सालों से डिस्कशन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब चाबी दे दी है। उन्होंने बोला बेटा मुझे सबके शरीर में करंट दौड़ता देखना चाहिए, बैठेगा कोई नहीं, चाबी दी थी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया इनका इंजन। अब देखिए ये कमेटी की रिपोर्ट कहती क्या है, ये कहती है कि डीआरडीओ का काम करने का तरीका पुराना है, रूढ़िवादी है। उनकी जो थिंकिंग है वो 50 साल पुरानी है। पहले तो इस थिंकिंग को चेंज करना है। दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि जो साइंटिस्ट्स हैं इसमें वो काफी बूढ़े हैं, उनकी बहुत एज हो गई है साइंटिस्ट की। वेयर आर यू यंग साइंटिस्ट भाई, आपके जो यंग साइंटिस्ट हैं जिनकी यंग फ्रेश सोच है वो कहां है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं पढ़ना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में आप मत पढ़ो, आप ये मत बोलो हम ये बनाएंगे, आप कुछ मत बनाओ, आप पेंसिल मत बनाओ। आपका काम है रिसर्च और डेवलपमेंट, दैट्स इट। और डेवलपमेंट कैसे, कोई भी प्रोडक्टिव डेवलपमेंट साइकिल आप उसमें असिस्ट करिए, नो डाउट आपको रिसर्च करनी है, आपका काम होना चाहिए 90% रिसर्च। आप रिसर्च करिए, नई नई टेक्नोलॉजीज आप निकालिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री डायरेक्टली आपके काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कामत जो है ना, चेयरमैन डीआरडीओ, इज अ वेरी डायनेमिक ऑफिसर, ही इज अ ग्रेट पर्सन। आई मेट हिम, आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग हिम। वो चाणक्य डायलॉग जो हमारा कॉन्क्लेव है उसमें आए थे, ब्रिलियंट गाय। प्रॉब्लम क्या होती है कि सरकारी स्ट्रक्चर जब पुराने हो जाते हैं ना, सरकारी स्ट्रक्चर वो सफेदाती हो जाते हैं, फिर बंदा कितना भी ब्रिलियंट है उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे लेगेसी की चीजें होती है। नहीं साहब यहीं पे ऐसे ही चलता है। उस पूरे सिस्टम को खड़काने का जो मामला है ना, वो डॉक्टर कामत कर रहे हैं। अब मैं आपको और बताता हूं कि विजय राघवन कमेटी ने और क्या क्या बोला। अब दोस्तों इसके पहले कि हम विजय राघवन कमेटी की रिपोर्ट पर जाएं, ये कागज मेरे सामने है और ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, इसको ये बताया गया है कि 55 में से 23 जो प्रोजेक्ट हैं, 55 प्रोजेक्ट अप्रूव करे थे, उसमें से 23 पीछे चल रहे हैं। समझ गया, 55 में से 23, पैसे की कोई कमी नहीं है, डायरेक्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पीछे चल रहे हैं। यही मोदी जी ने पूछा कि भाई बताओ क्यों पीछे चल रहे हैं, कहां रुक रहा है मामला, बताओ। तो ये पहला था। दूसरी चीज देखिए, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है दिसंबर 2022 की कि 67%, 67, ठीक है, 67% जो हैं, यानी कि 178 में से 178 प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से 119 हैं, ये टाइमलाइन में हुए ही नहीं। बोला था 2023 में डिलीवर करेंगे जी, हुआ ही नहीं। 2020 में करेंगे, हुआ ही नहीं। इतने सारे 100 से अधिक जो प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, वो डिलेड चल रहे हैं। अब इसमें कई बातें बताई गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोला साहब डिजाइन ऑल्टरेशन है, डिजाइन ऑल्टर इसमें कर दिया है। फिर इसमें बोला कि यूजर ट्रायल डिलेज और सप्लाई ऑर्डर इश्यूज, तो ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं दोस्तों। जो विजय राघवन कमेटी है उसके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, ये कहता है कि डीआरडीओ शुड रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल गोल ऑफ फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर डिफेंस। जैसा मैंने आपको बताया, इन झंझटों में मत पड़ो यार, प्रोडक्शन करना, ये बनाना, कुछ नहीं बनाना, तुम्हें बनाना ही कुछ नहीं है, तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, साइंटिस्ट बैठाओ, सोचो, दैट्स इट। यू हैव मैसिव वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट 21st सेंचुरी लेबोरेटरीज, वहां पे जाके तुम काम करो। इन सब झंझटों में मत पड़ो यार कि हमने ये बनाना वो बनाना, प्राइवेट सेक्टर को बनाना दो, पार्टनर विद द प्राइवेट सेक्टर तुम्हें पैसा देगा, प्राइवेट सेक्टर सब कुछ करेगा, प्राइवेट सेक्टर सर के बल खड़ा होगा। आप प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी दो, आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी बनाता है, आप उसके साथ पार्टनर करके बोलो जी ये चीज बनानी है। दूसरी चीज बोला है कि यार डाइवर्स टेक्नोलॉजीज, यानी कि कई सारी टेक्नोलॉजीज में मत घुसो,
आप 4-5 आइडेंटिफाई कर लो कि ये हमारे इंटरेस्ट का एरिया, ये हमारे स्पेशलिटी का एरिया, हम इधर ही फोकस करेंगे। हर चीज में आप मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन, अभी ड्रोन डेवलपमेंट में घुस रहे हैं तो उनको मना कर दिया, तुम ड्रोन डेवलपमेंट में क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा लेना है कि नहीं लेना। तो यू फोकस ऑन कटिंग एज हाई एंड टेक्नोलॉजीज। आप अपना 4-5 8-10 जो भी आपको आइडेंटिफाई करना उसमें करो, हर चीज में मत पड़ो। तो उनको फोकस दे दिया विजय राघवन कमेटी ने। दोस्तों यहां पे डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल, जिसके हेड होंगे प्रधानमंत्री, उसके अंदर एनएसए होंगे और भी होंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो वहां पे होंगे उसके अंदर। और ये कह रहे हैं कि डीटीसी शुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन स्टीयरिंग डायरेक्शन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। किस तरह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है वो सीनियर लोग। मैं इसमें एक और चीज बताना चाहता हूं, आप इसमें ना फौज को इन्वॉल्व करो, आप फौज को इन्वॉल्व करो। मैं आपको बता रहा हूं तभी टाइट होगा मामला। कैसे? एंड यूजर फौज है यार, एंड यूजर फौज। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। आप क्रिकेट का बैट बना रहे हो किसी फैक्ट्री में, क्रिकेट का बैट बना रहे हो। अगर आप क्रिकेट का बैट बना रहे हो ना, तो आप एक काम करो, आप विराट कोहली को बोलो कि विराट आप आ जाओ, सचिन आप आ जाओ, रोहित शर्मा आप आ जाओ, आप 3 हमें एडवाइस करो कि बैट कैसे बनना चाहिए, टॉप क्लास का बैट हम बना के देंगे। सही बात। प्रॉब्लम यह है कि आप बल्ला बनाते हो, फिर आप विराट कोहली के पास जाते हो, बोलते हो विराट देखना कैसा बल्ला, वो कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सही बात। इन्वॉल्व द आर्म्ड फोर्सेस, हर जगह उनको घुसा दो अंदर। सही बात। उनको घुसा दो। देयर आर टॉप क्लास ब्रेन्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, गेट देम आउट। मैं तो फौज को भी यही बोलूंगा, डीआरडीओ जस्ट इन्वॉल्व देम इन एवरी प्लेस। वो बताएंगे व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस। जीएसक्यूआर वाला मामला ये बहुत, बोलूंगा नहीं, मुझे मार पड़ेगी, लेकिन वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू एक्चुअली। तो दोस्तों ये बात हुई है विजय राघवन कमेटी की रिपोर्ट पर। इसके बिल्कुल जो इसका जो कारण है, जो ट्रिगर है, उसका वही है कि भारत को खतरा है। चाइना अरबों डॉलर खर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी में, अरबों डॉलर खर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी में। चाइना के साइंटिस्ट्स टेक्नोलॉजी या तो बना लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, कैसे भी, बैग बोरो स्टील, दे गेट द टेक्नोलॉजी। हम लोग पीछे छूट रहे हैं। हम लोग क्यों पीछे छूट रहे हैं? क्योंकि वही थकावट, वही धीरे धीरे काम करना, वही अच्छा ये अच्छा शर्मा जी की फाइल गई गुप्ता जी की टेबल पे, गुप्ता जी ने वर्मा जी को भेज, यही फाइल घूमती रहती है हमारी। इस चीज को काफी हद तक मोदी सरकार ने इसको खत्म करा है, लेकिन क्या होता है कि लेगेसी इश्यूज होते हैं। जैसा मैंने बोला ना आपको, सफेद हाथी पुराने बैठे हैं तो बैठे हैं, हिल नहीं रहे वो, उनका काम ही वही है, वो धीरे धीरे करना। पावर कैसे ड्राइव होगा? तो दोस्तों ये जो चर्बी है ना, ये जो फैट है, इसको काटने की जरूरत है, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। और साफ सीधी बात है, उनको भी ये चीज पता है, भली भांति परिचित है प्रधानमंत्री जी, खतरा है, चाइना से लड़ाई होने वाली है। दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। बिल्कुल भाई, मेजर साहब तो एक बहुत अच्छा एक टॉपिक उन्होंने क्लियर किया है, क्योंकि एक जो सबसे पहले उनका यही मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक जंग है, जो युद्ध है ना, वो एक बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, अब ये नहीं कि अब एक रशिया यूक्रेन और एक जो इजराइल वाला और फ़लस्तीन वाला ये चीज़ें चल रही हैं, इनसे आगे अब चीज़ें बढ़ने वाली है, और वो एक हर साइड पर होगा। अब उन्होंने ये बताया कि एक पाकिस्तान वाला, एक चाइना वाला। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो बोलते हैं कि जो इंडिया और चाइना है ना, इसमें एक कन्फर्म युद्ध होगा, और अगर ये होता है तो उसके लिए एक तैयारी ज़रूरी है। और वो एक पीएम मोदी जी संभाल रहे हैं। पीएम मोदी जी की जो एक गवर्नमेंट है ना, वो इन चीज़ों को काफ़ी अपडेट करेगी। मतलब जहाँ भी उनको एक चीज़ नज़र आती है ना अपडेट करने वाली, वो इस चीज़ को एक अपडेट करके आगे रख के चीज़ें और बहुत हद तक आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उनको ना हर तरह से जो एक टेक्नोलॉजी है या जो एक अपडेट हथियार है ना, वो मिले, और ताकि आगे एक नई से नई चीज़ें देखने को मिले। नहीं, वाकई सही बात है यार। अब जो एक चाइना का एक मूड है ना, वो काफ़ी वाकई ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं। अब पहले आप मालदीव वाला मामला देख लें, उसके पीछे एक चाइना खड़ा हुआ था। इतना मतलब कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब देखो ना, जो एक नॉर्मल बंदा है वो ऐसी नहीं चीज़ें समझ सकता कि वो तो एक नॉर्मल बात होगी कि यार उधर एक मालदीव वाले हमें पसंद नहीं करते, वो ऐसे, वो घटिया, वो मतलब कि चोर डकैत, बंदा गाली नॉर्मल दे सकता और क्या कर सकता है। लेकिन जो एक पीछे एक बैकग्राउंड उसके चल रही होती है ना, स्टोरी,
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब कैसे ये मतलब कि जैसे ही मामला उधर मालदीव वाला छिड़ा, एक चाइना ने एंट्री मारी, उन्होंने भाई अपना जो एक मतलब कि जासूसी एक जहाज़ है ना वो उधर मतलब कि भेज दिया मतलब कि जासूसी करने के लिए। तो इसी वजह से आप देख लो कि उन्होंने मतलब कि कल परसों एक नॉर्थ कोरिया से भी उन्होंने मिसाइलों की काफ़ी डील की है, बड़े बड़े मिसाइलों की। तो जैसा मेजर साहब की हम वीडियो देख रहे थे कि चाइना अपने जो एक मतलब कि हिमालय वाले अफसर है ना, हिमालय वाली साइड पर फौजी जो है उनको मतलब के हटा रहा है। एक मतलब के विंग पार्टी के होंगे जो अफसर मतलब के जंग चाहते हैं, एक युद्ध चाहते हैं, उनको मतलब के खड़ा करेंगे आगे बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और मतलब के जो अग्रेसिव दिखाते हैं अफसर, तो वो एक चेंजिंग कर रहा है। तो अब देखो ना जो ऊपर मतलब के कंट्री के साथ ऐसे हालात नहीं होते तो वो चीज़ें जजमेंट कर लेती हैं, चाहे जो भी हो जाए। एक मतलब कि चिड़ी भी पर मारती है ना चाइना में, तो इंडिया को पता चल जाता है कि भाई इस चीज़ पर बात हो रही है। अब ये इस दिशा में जा रहे हैं जो फौरन सही बात है कि आप डॉक्टर एस जयशंकर को मतलब कि फॉलो करें और देखें कि किस रीजन में चल रही है चीज़ें। ये एक बात है, क्लियर है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि नो डाउट आने वाला वक्त जो है ना वो इस साइड के ऊपर आस्ता आस्ता जा रहा है, क्योंकि चाइना जो है ना वो अब इस साइड के ऊपर ज़रूर कोशिश कर रहा है कि हम इस रीजन में आप थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करें, क्योंकि वो करेंगे तो कोई थोड़ा उनको जो है ना वो कोई थोड़ी एक वैल्यू मिलेगी या कोई एक तवज्जो हासिल होगी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जब से वो पेलोसी वाला सीन हुआ है ना, उसके बाद हर चीज़ खामोश हो गई है। तो वो आप चाहते हैं कि हम कोई इस तरह का सीन करें, लेकिन नो डाउट आज से कुछ दिन पहले भी जो है ना वो महीना 2 महीने पहले भी इस तरह की कोई न्यूज़ जो है ना वो गर्दिश कर रही थी कि चाइना अब थोड़ा सा ना हिमालय वाली साइड या इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर थोड़ा ना अब हरकत में है। उसकी वजह क्या है कि वो अपने जो विंग एक जो है ना या जो उनके पार्टी से जो मतलब पसंद करते हैं उनको, या उनसे रेलिवेंट जो फौजी हैं या बड़े अफसर हैं, उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि इस साइड के ऊपर जो है ना वो लगाने के लिए, ताकि कोई ना कोई एक इंतशार हो या कोई एक सिस्टम स्टार्ट हो। तो ज़ाहिर बात है कोई इस तरह की रिपोर्ट्स पहुंची है, तो तब जाके पीएम मोदी जी ने एक हाई लेवल की मीटिंग की है, और ज़ाहिर बात है उन्होंने जो चीज़ें कही हैं और एक जो चेंज या जो चीज़ें की हैं ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा एक काफ़ी एक स्ट्रक्चर ही इस तरह का है जिसमें मतलब एक काम करने का तरीका, ये फलां की फ़ैल एक के पास एक फ़ैल जो है ना एक के पास उसके बाद दूसरे ऐसे घूमती रहती है। तो इस स्ट्रक्चर को चेंज करने की उनको फील हुई ज़रूरत, जिस वजह से उन्होंने, लेकिन टाइम फ्रेम का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई एक टाइम बताना है कि किस टाइम के अंदर करना है, और बजट बताना है इस बजट में ही हो, इससे आगे जो है ना वो चीज़ें ना हो। क्योंकि ये हर एक चीज़ जगह के ऊपर ये चीज़ें नहीं होती, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, आप इस तरह हर में तो हो तो फिर तो मुल्क चले ही ना ही फिर इस तरह जो है ना वो मुल्क में तेज़ी से इतनी तरक्की हो। लेकिन है कि उधर एक आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस है, और इसके लिए भाई तैयारियां जारी हैं, और हम इधर जो है ना वो मगन थे, और उधर भाई देख लो कि किस तरह की प्लानिंग हो रही है अभी। नहीं वाकई आप देख लो ना, एक मतलब कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध से काफ़ी चीज़ें सीखी जा रही हैं कंट्रियों के लिहाज से। अब जो इंडिया के पास सबसे बड़ी पावर है ना वो खुद के हथियार बनाने की है। ये पावर किसी कंट्री के पास होती है, जिसके पास नहीं होती वो भाई एक यूक्रेन वाले ही हाल होता है। अब देखो ना, एक चाइना और एक इंडिया की बात करें, अमेरिका तो जो अमेरिका है वो तो तीली लगाता है, मतलब कि कहीं युद्ध स्टार्ट हो हमारे भाई एक असला बिके हमें, मतलब कि एक लोग हम पर डिपेंड हो। लेकिन इंडिया और चाइना का ऐसा सीन नहीं होगा भाई, ये मतलब कि दोनों पावरफुल कंट्री हैं। पहली बात तो युद्ध होने ही नहीं चाहिए, लेकिन एक रेडी जरूर होना चाहिए। सही बात है कि आज नहीं मतलब कि 5-10 साल कभी ना कभी चाइना ऐसी हरकत करेगा जरूर। तो भाई जब उनको भी पता होगा कि आगे मतलब कि एक हमारा इससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इतनी जल्दी वो भी हरकत में कभी नहीं आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन ये बहुत पावर होती है भाई, एक मतलब कि आपने एक हथियार बनाने, उन पर वर्किंग करना। और सही बात है कि नए भाई एक साइंसदान आए भाई, वो कुछ टेक्नोलॉजी नहीं लाए, मतलब कि एक हाई लेवल पर आप टारगेट कर सकें। समुद्र में तो भाई झड़प होनी है चाहे जो भी हो जाए। जब चीजें स्टार्ट होनी है तब वो हर तरफ फैलनी है। लेकिन ये कि तैयारी भी कर दी गई है, नहीं इधर से फुल चीजें अब रेडी होंगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।